नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि साउथ सिटी में लखनऊ में किस तरह से विमल साहा और उनके पूरे परिवार की बावरिया गिरोह ने हत्या कर दी थी, और ये भी बताया कि बावरिया किस तरह से ऑपरेट करते थे। और उस समय एसटीएफ ने उनके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी जुटाई थी। उस जानकारी के हिसाब से फिर उनको परसू किया जाने लगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तमाम प्रयास किए गए, और फिर फाइनली एसटीएफ ने ही इनके एक पूरे गैंग को न्यूट्रलाइज किया, उसका सफाया किया। कल बहुत से लोगों ने इस संबंध में बहुत से सवाल पूछे। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने इसको पूरा देखा भी और इससे संबंधित सवाल भी पूछे। 3 लोगों ने ये सवाल पूछे कि एक कच्चा बनियान गिरोह भी है। हालांकि मैंने कल बताया था कि ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, ये चाहे वो बावरिया हों, चाहे भातू हों, चाहे वो पारदी हों, चाहे पंखिया हों, चाहे सांसी हों, ये जितने प्रजातियां हैं, जातियां हैं जिनको क्रिमिनल ट्राइब के नाम से कहते हैं, ये इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है कि एक तो ये पूरे कपड़े पहन के नहीं जाते। इनको ये भय रहता है कि अगर कोई पकड़ा गया या इनके कपड़े कहीं छूट गए तो उससे उनकी पहचान हो जाएगी। ये बनियाइन और कच्छे में ही जाते हैं। मैंने ये भी कल बताया था कि अपने जूते, चप्पल इत्यादि ये जैसे ही टारगेट तक पहुंचते हैं, पिटुआ यानी जिस घर को इन्होंने टारगेट किया है, पिटुआ तक पहुंचने से पहले ही अपने किसी एक गैंग मेंबर को ये अपने चप्पल, जूते सब सौंप के जाते हैं। मौके पर मैक्सिमम इनके फुटप्रिंट मिलते हैं, जूते चप्पल से इनकी पहचान नहीं हो पाती है। चूँकि ये सभी, चाहे जो जातियाँ प्रजातियाँ हों, चूँकि ये सभी कच्छा और बनियाइन में ही जाते हैं, तो एक सामान्य सी ये चर्चा है कि साहब एक कच्छा बनियाइन गिरोह है, लेकिन सबकी ओरिजिन अलग अलग है और सब अलग अलग जातियों प्रजातियों में बटे हुए हैं, लेकिन इनको कंबाइंड रूप से कच्छा बनियाइन गिरोह ही कहते हैं। उस समय इनके यानी 2002 से लेकर 2005 तक, जब तक कि इनका पूरा गैंग वाइप आउट नहीं किया गया और इनका एक बड़ा गैंग मेंबर मारा नहीं गया, गैंग लीडर बल्कि आप कहें नहीं मारा गया, तब तक इन्होंने उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में आफत मचाई थी उसमें मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, मोदीनगर, बदायूं, फतेहगढ़, मुजफ्फरनगर में झिंझाना, कानपुर देहात के वीरपुर, नकसिया, कासगंज, आगरा, फिरोजाबाद और हरिद्वार में इन्होंने इस तरह की घटनाएं की थी। बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आफत मचा रखी थी। आप हर 7वें दिन, हर 10वें दिन पे ये घटना रिपीट करते हैं, जैसा मैंने कल बताया था। ये इनमें से किसी एक जगह में, और ये कहीं घुस जाते थे उस परिवार में, चाहे 2 आदमी मिल जाएं, चाहे 4 आदमी मिल जाएं, चाहे 6 आदमी मिल जाएं, सबकी हत्या हो जाती थी। और आप समझ सकते हैं किसी ज़िले में अगर 1 या 2 जगह पूरे के पूरे परिवार की हत्या डकैतों से की जाती है तो कितना हाहाकार मचता है। उसके अलावा ये हरियाणा में गुड़गांव, सोनीपत और पानीपत में इन्होंने वहाँ पर जो अलग अलग बने हुए मकान हैं उनको टारगेट करके वहाँ भी हत्याएं की और बहुत गंभीर हत्याएं की। दिल्ली के नजफगढ़ और रोशनपुरा क्षेत्र में इन्होंने हत्याएं की 98 से लेकर 2005 के बीच में। राजस्थान में भी अलवर, टोंक, उदयपुर, कोटा, जयपुर, इन सब जगहों पे भी इन्होंने इस तरह की हत्याएं की, जिनमें ज़्यादातर ये बावरिया थे। बावरिया के अलावा नट और कंजड़, ये 2 प्रजातियां भी हैं जो अलग अलग जगहों पे वहाँ पर पाई जाती हैं राजस्थान में, अलग अलग स्थानों पे। इन लोगों द्वारा ये घटनाएं की गई, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं हुई थी। मैंने कल आपको बताया कि आज़ाद नगर जो इनका गांव है, जो इनका मूल गांव है, अब वहाँ से ये अलग जगहों पर, चूँकि वहाँ पर मैंने ये भी कहा था कि वहाँ पर अलग अलग प्रदेशों से जहाँ जहाँ घटनाएं हुई हैं, या अलग अलग ज़िलों से, अलग प्रदेश के, हमारे उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से पुलिस वहाँ जाती थी, इनके यहाँ दबिश देती थी, इनके प्रधान को बुलाया जाता था, वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया जाता था कि साहब हमारे यहाँ ये 5 हत्याएँ हुई हैं, हमारे यहाँ ये 6 हत्याएँ हुई हैं, हमें मुलजिम चाहिए, जो लूटा गया माल है उनमें से कोई आइडेंटिफिएबल आइटम अगर हो
तो कम से कम हम ये प्रूव कर सकें कि उस घटना में इन लोगों की संलिप्तता रही है। तो इन सब के लिए पुलिस वहाँ धरना देकर बैठ जाती थी। रास्तों पे अगल बगल इनके आने जाने के रास्तों पे पुलिस ने, कई जगह की पुलिस ने रास्तों पे एम्बुश किया, और ये इनके जो भी सदस्य बाहर जाते हुए मिले, कहीं से बाहर से आते हुए मिले, उन्हें पुलिस ले गई, उनके साथ इंट्रोगेशन किया। तो इस स्थिति को देखते हुए इनके जो पंच, जो पांचों पंच हैं या इनके जो सरपंच हैं, इन्होंने अपने अपने एक एक दो दो आदमियों को अलग अलग जगहों पर स्थापित कर दिया, भरतपुर के अलावा, जिसमें से अलवर में भी कुछ हैं, कुछ टोंक में भी हैं, और इसी तरह 2-4 स्थानों पर वहाँ इन्होंने सब। अच्छा, अब ये इतने पॉपुलर हो गए हैं कि अगर ये अपनी जाति बावरिया कहीं बता दें, आपको कहीं भी इनके डेरे मिल जाएं, आप इनसे पूछें, ये कभी अपनी जाति बावरिया नहीं बताएंगे, कभी ये कंजड़ नहीं बताएंगे, कभी ये भातू नहीं बताएंगे। क्योंकि अब धीरे धीरे पिछले 20-25 सालों में जिस तरह की इन्होंने घटनाएं की हैं आपराधिक, और जिस तरह से इनके बारे में तमाम सूचना अब तो इंटरनेट पे भी है, पहले अखबारों के माध्यम से लोग जानते थे, तो ये अपना नाम इन्होंने बदल लिया है और दूसरी जाति का सर्टिफिकेट इनके पास है, जाति सर्टिफिकेट बनवा के ये रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये बरसात का मौसम शुरू होता है, फिर ये वापस वहीं आज़ाद नगर चले जाते हैं, वहाँ अपनी कुल देवी या अपनी देवी के यहाँ पूजा करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद वहाँ से ये निकल जाते हैं। तो ये नया मोडस ऑपरेंडी इन लोगों का है कि ये अलग अलग जातियों के नाम से अपना जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं। जब भी पुलिस जाती है तो वो कहते हैं नहीं साहब, मैं तो बावरिया ही नहीं हूँ, तो फलां जाति का हूँ। अनुसूचित जाति जातियों में तमाम जो अलग अलग नाम हैं, उन नामों से ये अपने जाति प्रमाण पत्र बनाकर वहाँ रह रहे हैं। इसी तरह से इन लोगों ने जो और घटनाएं की थी सुदूर प्रदेशों में, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट घटना थी जिसका मैंने कल जिक्र किया था। उसी संबंध में कल कई लोगों ने पूछा भी था, जैसे ये गैलवे बिजनेस करके एक कोई आईडी है, जिन्होंने ये कहा था कि साहब ये जहांगीर साहब ने जिस घटना का आपने जिक्र किया है विधायक के मारे जाने का, वो जहांगीर साहब राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव से हैं, और वो तमिलनाडु में उस समय पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने ये किया था। एक साजन बिश्नोई हैं, जिन्होंने भी ये पूछा था कि साहब श्री जहांगीर साहब ने ये किया था, और उस पर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई है, और वो आप भी देखिए। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जहांगीर साहब ने ये इस घटना का जिक्र मैं बाद में करूंगा, जब मैं दोबारा एसटीएफ में पोस्टिंग मेरी हुई थी 2004 के बाद। उसमें ये जहांगीर साहब आए थे और इन्होंने मदद दी थी, और जो इनका किंगपिन था, जो इनका नेता था, जो इनका पंच था उस समय का, भूरा, उसका एनकाउंटर हुआ था। हमने हमारी टीम ने, एसटीएफ की हमारी टीम ने इसको मेरठ में मारा था। जहांगीर साहब उस समय हम लोगों के साथ थे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बड़ी, इसमें श्री सब्रवाल साहब उस समय एसएसपी मेरठ हुआ करते थे, और एक डिप्टी एसपी वहाँ हुआ करते थे, जिनकी शैतानी की वजह से कह लें या उनकी बदमाशी की वजह से वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा तमाशा हुआ था, और उस समय के तमाम अखबारों में इसका जिक्र भी हुआ था। और भूरा के मारे जाने के बाद श्री जहांगीर अपनी पूरी टीम लेके वापस तमिलनाडु गए थे, और वहीं पे उन्होंने उन पे बेस करके एक फिल्म बनाई थी थीरान, जिसमें उसकी इस घटना का जिक्र किया गया है। हालांकि उसमें उन्होंने यूपी के एसटीएफ का उतना जिक्र नहीं किया, न तो हम लोगों का कोई उसमें जिक्र है, लेकिन फिर भी ये वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने वहाँ से यहाँ आकर यहाँ कैंप करके एक गैंग के बारे में हम लोगों से शेयर किया था। और अपराधी है, चाहे जहाँ उसने अपराध किया हो। अगर सारी पुलिस एक हो जाए तो अपराधी अपराध करने से बाज आएगा। इसीलिए शायद ये लोग दूसरे स्टेट्स में जाके करते हैं कि वहाँ हम अपराध करेंगे तो वहाँ से पुलिस यहाँ तक हमारे पास पहुँचेगी नहीं, शायद यही इनके दिमाग में रहा होगा। लेकिन भूरा और उसके साथी के एनकाउंटर करने के बाद फिर ये घटनाएं लगभग थम सी गईं, कम हो गई, लेकिन पिछले 2-3 सालों में फिर छोटी छोटी घटनाएं इस तरह से होने लगी हैं। शिवांशु सहाय जी ने ये पूछा कि इसका क्या सोल्यूशन है। देखिए, मैंने आपको मोडस ऑपरेंडी बताई। आपका मतलब ये है कि जो भी कोई यंग ऑफिसर्स हैं, पुलिस से रिलेटेड लोग हैं, पब्लिक के लोग हैं, तो रैकी इनके जो आदमी करते हैं वो गांव में तरह तरह का सामान, सस्ता सामान लेके बेचने आते हैं। इनकी महिलाएं ज़्यादातर आती हैं, जैसे बच्चों के खिलौने लेके आएंगे,
देवी देवताओं की फ़ोटो लेके आएंगे। कभी कभी ये जो लोहे के सामान बनाए जाते हैं, आम काटने वाला जैसे बनाया जाता है, फसल काटने वाली हंसिया बनाई जाती है, जो गाँव में सामान्य यूज के लोहे के सामान हैं वो बनाए जाते हैं, उसको बेचने आते हैं। तो कृपा करके इनको इंटरटेन न करें। अगर ये आते हैं तो स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दें कि साहब ये आए हुए हैं, या इनके डेरे कहाँ पे हैं वहाँ तक अगर कोई चला जाए पुलिस की सहायता से, और वहाँ एक एक आदमी का नाम पता पूछ ले। अब तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उनसे इनकी फ़ोटोग्राफ ले ले, तो ये अगले 3-4 दिन के भीतर ही अपना डेरा बदल लेंगे। और ये जान जाते हैं कि यहाँ के लोग इनके पास मेरी फ़ोटो है, ये कभी वहाँ पर दोबारा टारगेट नहीं करते हैं। दूसरा ये है कि अगर घटना हो ही गई और जनता जागरूक है इतना कि अगल बगल के 2 स्टेशनों पे सभी के पास इस समय मोटरसाइकिल है, वाहन है, ये रेल की पटरियों पर उस अंधेरी रात में, क्योंकि ये सारी घटनाएं अंधेरी रात में करते हैं, ये रेल की पटरियों पे पैदल दौड़ते हुए जाते हैं। उस छोटी 6 इंच की चौड़ाई की पटरी पे ये दौड़ते हुए अंधेरे में जाते हैं ताकि ये स्टेशन कम से कम समय में पहुंच सकें और रास्ते में कहीं चेकिंग में ये पुलिस वालों को ना मिलें। और उस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पहले से ही एक आदमी सबका टिकट लेकर रेडी खड़ा होता है। एक घटना इस तरह से खोली गई थी वहाँ जौनपुर में, जब मैं CO सिटी था। ऐसे ही अंदाज से जो इंस्पेक्टर थे उस समय, उनको, मुझे तो बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन उनको संभवतः इस संबंध में पहले कभी उनकी तैनाती के समय में इस तरह की उनके थाना क्षेत्र में कोई घटना हुई होगी, तो उन्होंने पहला काम किया, अपने यहाँ के एक सिपाही स्टेशन पर भेज दिए और उन्होंने कहा कि हर हाल में, अच्छा ये पैसेंजर से ही बैठते हैं, ऐसी पैसेंजर जो रात में 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच उस स्टेशन पर आती होगी, ये उसी पे चढ़ जाएंगे, अलग अलग डिब्बों में बैठ जाएंगे। सिपाही तो वहाँ पहुँच गए, वहाँ काउंटर वाले से संपर्क किया कि ये बताइए 10-12 टिकट एक साथ तो नहीं लिए गए हैं। काउंटर वाले ने बताया, चूँकि छोटा स्टेशन, जनरली ये बहुत छोटे स्टेशनों के आसपास ये घटना करते हैं, बहुत बड़े स्टेशनों के आसपास ये घटना नहीं करते हैं। तो वहाँ उसने बता दिया कि हाँ साहब 9 टिकट या 10 टिकट एक साथ लिए गए थे, कि वो 10 टिकट एक साथ लिए गए हैं। सिपाही जो इन लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में रहता है, वो थोड़ा सा इस मामले में उसका लेवल बहुत अच्छा होता है। उसने पूछा होगा तो उसने बताया टिकट क्लर्क ने, जो विंडो पे क्लर्क रहता है, कि साहब इस तरह हुलिया तो बहुत अच्छी तरह से नहीं, लेकिन जो वो 11-12 टिकट मांग रहा था तो मुझे भी थोड़ा ताज्जुब हुआ, तो मैंने झांक के देखा तो वो इस तरह था। कोई एक स्पेसिफिक पहचान उसने बताई थी। दोनों सिपाही स्टेशन पे घूमने लगे तो वो अकेला आदमी एक जगह बैठा हुआ मिल गया, उसको इन्होंने दूर से वॉच किया। करीबन आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद एक एक करके 5-7 लोग आए। इस बीच में इन लोगों ने रेलवे के टेलीफोन से ही इंस्पेक्टर साहब को खबर कर दी और सारे मुलजिम और सारा जो लूटा हुआ माल था वो बरामद हो गया था। तो एक तो ये है कि ये अपने डेरे के आसपास घटना कभी नहीं करेंगे। दूसरा, ये अपने डेरे के 2-3 स्टेशन इधर या उधर वहाँ घटना करेंगे और ट्रेन से ही अपने डेरे पर पहुँचेंगे। जब तक पुलिस बाई रोड इन तक पहुँचाएगी तब तक ये माल वहाँ इकट्ठा करके कहीं उसको छिपा देंगे और तीसरे दिन एक आदमी ये माल लेके राजस्थान अपने गृह नगर को चला जाएगा। एक और कमेंट किया श्री आशुतोष पांडे जी हैं, उन्होंने, मतलब ये ID पर उनका नाम है, कि क्या पुलिस दूध की धुली हुई है, सारी गलती क्या बदमाश की है। तो मैंने ये कभी क्लेम नहीं किया कि सारी पुलिस दूध की धुली हुई है और सारी गलती बदमाश की हो। मैंने बराबर आपको हर घटना में, हर घटना वाइज मैंने आपको ये बताया होगा कि पुलिस कहाँ पर फेल हो गई और क्यों फेल हो गई। कौन कौन से तमाम ऐसी घटनाओं का जिक्र भी मैंने किया जो अब तक नहीं खुली हैं और जिसमें पुलिस की विफलता साफ दिखाई देती है। इसके अलावा उस समय के सीमित संसाधनों में जो पुलिस ने किया, जितने बड़े अपराधी गैंगों को, अपराधी गिरोहों को, अपराधियों को, या बहुत सेंसेशनल जो अपराध हुए थे उनको वर्कआउट करने में जो पुलिस ने किया, वो आज की परिस्थिति में या आज के संदर्भ में देखें अगर, तो बहुत आउटस्टैंडिंग काम था। और मैं बराबर अपने सभी टीममेट्स को, जो हमारे जूनियर्स हैं और हमसे जो सीनियर हमारे जिन्होंने गाइड किया होगा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी पुलिस ने चैलेंज को स्वीकार करके समाज में जो इस तरह के लोग थे इनके विरुद्ध हर तरह की कार्रवाई की।
उनको अरेस्ट करने, उनको बंद करने, उनको सज़ा दिलाने से लेके जो अल्टीमेट कार्रवाई होती है उनको न्यूट्रलाइज़ करने तक की कार्रवाई इसी पुलिस फोर्स ने की है। इसके अलावा कई लोगों ने ये कहा कि साहब ये जो कानपुर में भी घटना हुई है इसके बारे में भी कुछ बताएं। तो मैं बार बार आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ, आपको मैं बता भी रहा हूँ कि देखिए, मैं जब मैंने ये शुरू किया था किस्सागोई, तो अपने पहले एपिसोड में, पहले पार्ट में मैंने अपनी पहली पोस्टिंग से जो हमारे पुलिस के उस समय के जो विचार हैं, पुलिस की जो कार्रवाई है, उस समय का क्राइम, उस समय का डिटेक्शन, वो मैं साझा करता रहा और उसमें पुलिस की कमियां और पुलिस ने जो अच्छा काम किया है उन दोनों का जिक्र करता रहा हमेशा। हम उस किसी घटना का जिक्र नहीं करेंगे या कर सकते हैं जिसमें हम न तो उस टीम के पार्ट हैं, न मेरी वहाँ तैनाती है, न मेरा उससे कोई मतलब है। तो अनावश्यक किसी दूसरी घटना पर टिप्पणी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कई एक घटनाओं के बारे में कल भी लोगों ने पूछा। एक अजीत सिंह हत्याकांड हुआ था उन्नाव में, उनके गनर ने ही, अजीत सिंह एमएलसी हुआ करते थे, उनकी हत्या कर दी थी अपने स्टेन गन से। कई लोगों ने कहा कि साहब उनके बारे में भी बताया जाए। तो मैंने कहा वो उन्नाव की घटना थी और उसका एसटीएफ से कोई लेना देना नहीं था। हम न तो वहाँ उस समय तैनात थे, न हमारी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगाई गई थी। इसलिए ऐसी घटनाओं का जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है, ऐसी घटनाओं का जिक्र करना उचित नहीं है और मेरे स्तर से वो किया भी नहीं जाना चाहिए इस तरह से। और कोई उज्ज्वल आईएएस एकेडमी करके एक आईडी है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि साहब आपने अपने डे 1 से ऐसी परिस्थितियों का जिक्र किया है कि उस समय न फ़ोन थे, न उस समय ये थे टेलीविज़न या कोई भी संचार माध्यम नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था और केवल लैंडलाइन फ़ोन, और कहीं कहीं तो लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं थे। अच्छी गाड़ियाँ पुलिस पे नहीं थी, लेकिन बड़े बड़े अपराध हुए थे। और ऐसे में पुलिस ने कैसे काम किया ये आपने अपने अलग अलग एपिसोड में बताया है। तो एक एपिसोड इसका ये भी बनाया जाए कि पहले के पुलिस के कार्य करने में जो उसकी व्यवस्थाएं थीं, जो पुलिस के रास्ते में इन्वेस्टिगेशन में बाधाएं थीं, जो उस समय संसाधन की कमियां थीं, उस समय के केसेस और वर्तमान में जब हम संसाधन से परिपूर्ण हैं, हम आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से निपटने के लिए ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं। 2014-15 में पहली बार एक लॉ एंड ऑर्डर की विकट परिस्थिति हुई थी जब मैं एसएसपी सहारनपुर था। उस समय पथराव को रोकने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया था। ऐसे इलाके जहां से पथराव किए जाने की संभावना, उसके ऊपर ड्रोन तैनात किए गए थे। जिन छतों में ढेर सारे पत्थर इकट्ठा किए गए थे उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई थी। तो अब तो लगभग सब जगह, सभी ज़िलों में, नॉर्थ इंडिया में कम से कम, साउथ इंडिया में और भी होगा जो मुझे जानकारी नहीं है, अब हम ड्रोन की सहायता लेते हैं मेजर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो हम संसाधन में और तकनीक में बहुत आगे हो गए हैं। सर्विलांस में हम ट्रैक करते हैं किसी आदमी के मूवमेंट को। अब हम सैटेलाइट पिक्चर से ट्रैक करना शुरू। गूगल की जो मैपिंग है वो उस ज़माने में नहीं थी। हम किसी की लोकेशन जान के और उससे उसको ट्रैक करते हैं, हमें किस शॉर्ट रास्ते से उस जगह तक पहुंचना है या वो किस रास्ते से जा रहा है, जो टावर उसके बदल रहे हैं, उससे हम उनकी ट्रैकिंग करते हैं। इस तरह से अब जो संसाधन हैं वो पहले की अपेक्षा, पहले अगर एक संसाधन थे तो आज उसके जगह पे 10 गुना संसाधनों की बढ़ोतरी हुई है आज से 20 साल पहले में और अब में। तो इस बारे में एक कंपैरेटिव स्टडी उन्होंने ये अनुरोध किया कि एक कंपैरेटिव स्टडी इसके बारे में की जाए तो अच्छा होगा। मैं उनके सुझाव को स्वीकार करता हूं और मैं कोशिश ये करूंगा कि जब मैं अभी जो मेरा मकसद है कि अपनी जो पुलिस की जर्नी है मैं उसको स्टेप बाय स्टेप सीरीज से, जैसे अभी मैं 1990 से 2002 तक पहुंचा हूं, अपनी पोस्टिंग एसपी सिटी लखनऊ की पोस्टिंग तक पहुंचा हूं। इसके बाद की पोस्टिंग्स में जब हम जहां से इन संसाधनों का इंट्रोडक्शन शुरू होगा और जहां से ये सारे मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल पुलिस शुरू कर देगी, उस समय ज़रूर
मैं पुराने केसेस और नए केसेस की में जो अंतर है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में या पुलिस की तत्परता में या पुलिस के आगे बढ़ने में या इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही दुरूह और बहुत ही कठिन अपराध को खोलने में ये कंपैरिजन मैं ज़रूर करूँगा ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। ये था क्रिमिनल ट्राइब्स के बारे में, और बहुत से ढेर सारे सवाल लोगों ने किए हैं, बहुत से रिलेवेंट हैं, बहुत से इररिलेवेंट हैं। बहुत ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि साहब इस अपराध के बारे में भी कुछ बताइए, उस अपराध के बारे में भी। मैं सबसे क्षमापूर्वक ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं जिन जिन जगह पे पोस्टेड रहा और मेरे सामने जो स्थितियाँ आई एज ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस के सामने जो चुनौतियाँ आई, जो अपराध हुए, हम उनके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। और जब ये सब ख़त्म हो जाएगा, हम अपनी जो जर्नी है उसके अंतिम पड़ाव के पास पहुंचेंगे, तब यदि आपकी उत्कंठा होगी ऐसा कुछ जानने की तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि दूसरी किसी घटना पर टिप्पणी करना मेरे लिए सर्वथा अनुचित है, मुझे नहीं करनी चाहिए। जो वहाँ की स्थानीय पुलिस है जिसने उसको डील किया है, स्थानीय अधिकारी हैं जिसने उनको डील किया है, वो कैसे डील किया है, उसमें क्या फैक्ट्स हैं, ये वो जानते होंगे। बिना फैक्ट्स को जाने और अपनी तरफ से बैठ के कोई टिप्पणी कर देना, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो ये कल की बात को बताने में काफ़ी समय निकल गया। इस बीच में मैं आपको दो घटनाओं का और जिक्र करूंगा लखनऊ की। दोनों घटनाएं बहुत ही सनसनीखेज घटनाएं थीं और आप उसका अंदाज लगा सकते हैं। और इन दोनों में भी बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन इनको खोला गया। 19 जून 2002 को, उस समय मैं बता दूं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र था। मैं उसी संसदीय क्षेत्र में एसपी सिटी था उनका, नोडल अफसर भी था। प्राइम मिनिस्टर की विजिट्स का वो महीने में या 1.5 महीने में एक बार ज़रूर आते थे, अपने लोगों से मिलते थे और छोटी छोटी जनसभाएँ भी करते थे। चूँकि वो उस समय वो प्रधानमंत्री के दायित्व से कम, लेकिन लोकसभा सदस्य होने के नाते जो लखनऊ में निर्माण के कार्य हो रहे हैं या जो विकास के कार्य हो रहे हैं, उनकी भी समीक्षा वो आते थे तो समय समय पे करते थे। एक उनके रिश्तेदार, संभवतः दूर की रिश्तेदार थी, क्योंकि प्रधानमंत्री की हैसियत से तो उनके यहाँ नहीं गए, लेकिन इसके पहले से वो कई बार से वहाँ सांसद रहे हैं। तो जब वो एज मेंबर पार्लियामेंट आते थे तो कभी कभार अपनी उन रिश्तेदार श्रीमती प्रमिला मिश्रा के यहाँ जाते थे, जो सी ब्लॉक इंदिरा नगर में रहती थी। एक दिन उसी 19 तारीख को बात करीब 12:30-1 बजे की है। वायरलेस सेट पे हल्ला हुआ कि साहब एक हत्या हो गई है, एक महिला की हत्या हुई है, लोगों ने घर में घुस के उनकी हत्या कर दी है। सभी लोग वहाँ पहुँचे इंदिरा नगर। जाते ही जैसे पता लगा कि श्रीमती प्रमिला मिश्रा हैं, और लोगों ने आसपास तुरंत बताया फौरी तौर पे कि साहब वाजपेयी जी की रिश्तेदार हैं और वाजपेयी जी अभी प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने के बाद या प्रधानमंत्री होने के बाद तो नहीं आए कभी, लेकिन इसके पहले बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट वो कभी कभार इनके यहाँ आया करते थे और निश्चित रूप से ये उनके दूर दराज के रिश्तेदार हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा, उनका संसदीय क्षेत्र, हम लोग स्थानीय अधिकारी और उनके रिश्तेदार की हत्या हो गई। ये अपने आप में काफ़ी था किसी का भी अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, अखबारों के लिए, टीवी के लिए, इससे बड़ा कोई मसाला नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री के रिश्तेदार की हत्या। आप जानते होंगे इस तरह की जब भी कोई बहुत छोटी सी बात होती है, कोई चोरी हो जाती है या किसी का पर्स छिन जाता है, किसी भी इस तरह की बड़ी पॉलिटिकल डिग्निटरी का, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, गवर्नर साहब हों, तो इसका बहुत हल्ला मचता है। और फिर जिनको इन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना ही करना है, वो कहते हैं साहब कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है और लोकतंत्र में क्रिटिसाइज़ करने वालों की कमी नहीं है। ऐसा ही उस समय हुआ, बहुत हल्ला हुआ साहब, टीमें बनाई गई। इसमें टीमों में आर.के. जौली उस समय सीओ कैसरबाग था, उसको लगाया गया। सीओ गोमती नगर थे, पी.के. राय, उनको लगाया गया।
हम लोग उसमें सुपरवाइज़ करने के लिए लगाए गए। वीवी बख्शी साहब भी तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। गुरदर्शन सिंह साहब उस समय मौके पर पहुंच गए थे। वहाँ उस समय जो टीम के निचले स्तर के अधिकारी हैं, ओपी सिंह हेड कांस्टेबल था, वो लगाया गया। असलम खान और आज़ाद यादव, ये 2 सिपाही थे जिनके बारे में ये कहा गया था कि इनको क्रिमिनल्स की अच्छी जानकारी है, कम से कम लखनऊ शहर की। तो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण में इन लोगों को लगाया गया। एक दिन तो ये देखा गया कि उनकी सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार करके दरवाजे के पास ही उनकी हत्या हो गई थी। ऐसा लगता था कि किसी ने दरवाज़ा खोला, या तो इन्होंने विरोध किया या विरोध करने से पहले ही जो अगर वो हत्या के उद्देश्य से आया है तो उसने इनके सिर पे प्रहार कर दिया और इनकी मृत्यु हो गई। उनके पति श्री सतीश चंद्र मिश्र जी ये बेड रिडन थे, न बोल पाते थे, न चल पाते थे, न उठ पाते थे, लेकिन वो ऐसी जगह थे उस समय लेटे हुए, उसे देख पाते थे। तो वो ऐसी जगह थे कि निश्चित रूप से उन्होंने उसको देखा होगा, जो भी व्यक्ति आया है। कोशिश की गई लेकिन वो न सुन पा रहे थे, न समझ पा रहे थे, न बोल पा रहे थे। उस समय जो हमारे एसपी ट्रांसगोमती साहब थे वो भी गए, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं पता लगा। फिर बात करते करते आसपास के लोगों से ये पता लगा कि ये अगर कभी कभी अपनी बात लिख देते हैं, जब ये थोड़ा सा ठीक होते हैं तो अपनी बात लिख देते हैं, या अगर कोई लिख के इनसे कोई बात पूछे तो ये बता सकते हैं। ये बात दूसरे दिन जाके पता लगी, इसी तरह से अगल बगल के लोगों से बातचीत करने में और जानकारी करने में। तो ये तय पाया गया कि साहब कोई सीनियर अफसर जाके उनसे बात करे। तो उनके यहाँ इस टीम के आर के जौली भी गया, एसपी ट्रांसगोमती भी गए, और एक कागज़ पे लिखा गया कि कैसे हुआ, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस एक कागज़ में फिर लिख के दिया गया आपने देखा, इसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक लिख के दिया उन्होंने कि उसका क्या नाम है, हत्यारे का क्या नाम है। तो जब ये उनको दिया गया तो पेन उनके हाथ में पकड़ा दी गई थी, तो हाथ में भी हरकत हुई और उनमें भी हरकत हुई, और उन्होंने उसी कागज़ पे र लिखा। पहले हिंदी में र लिखा, फिर इंग्लिश में आर लिखा। थोड़ी सी हम लोगों के अंदर जिज्ञासा भी हुई और अच्छा भी लगा कि हम लगता है उस तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद करीब 2 घंटे तक हम लोग और तमाम जो और रिश्तेदार थे वो लोग भी आ गए। सीनियर अफसर्स बार बार आके विजिट कर रहे थे, जिसको जहाँ सूचना मिल रही थी वो आ रहा था। तो बहुत कोशिश की गई लेकिन न तो र के आगे वो कुछ बता पाए, न लिख पाए, न आर के आगे कुछ वो बता पाए और लिख पाए। अब ये कोशिश की गई कि भाई ये आर से कौन हो सकता है। पहले तो उनके यहाँ आने जाने वालों के बारे में बात की गई, रिश्तेदारों में बात की गई, कोशिश ये की कि लगता है किसी यंगस्टर का काम है कोई, क्योंकि इन लोगों की तो उम्र बहुत थी, तो किसी यंगस्टर का काम है। सब समझने बूझने के बाद किसी सिपाही ने पॉइंट आउट किया कि साहब इनके यहाँ एक हॉकर है जिसने ये सूचना दी थी और जब पुलिस गई थी तो वो मौजूद था वहाँ पे। घटना के बारे में बताया कि साहब जब मैं आया, मैं दरवाज़ा खोला तो ये इस तरह से पड़ी हुई थी। उस हॉकर का नाम राजकुमार था। तो चूंकि उसने हेड कांस्टेबल ने बताया, या कांस्टेबल था या हेड कांस्टेबल था, उसने बताया। बस जैसे ही बातचीत में जब सब लोग हलाकान परेशान एक जगह बैठे सबसे बात करने लगे तो उसने कहा साहब उससे बात नहीं की गई, और वही सबसे आगे आगे कूद भी रहा था, उसी ने सूचना भी दी थी, थाने को भी उसी ने सूचना दी थी, कंट्रोल रूम को भी फला पीसीओ से उसी ने मिला के सूचना दी थी। बात ये चूँकि परेशान हो चुके थे हम लोग, दूसरा ऑप्शन कोई हम लोगों के पास नहीं था। ये हुआ कि उसको लाया जाए। पुलिस फोर्स गई, वो वहीं का स्थानीय इंदिरा नगर के पास का ही कहीं का रहने वाला था, पुलिस उसे ले आई और फिर उससे पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वो जैसे कोई भी आदमी अगर कोई वास्तव में अपराध किया हुआ कोई व्यक्ति होता है तो अंग्रेजी हिंदी में बात करने लगता है कि साहब आप हम ही को परेशान कर रहे हैं, हम ही ने देखा, हम ही ने बताया। थोड़ी सी सख्ती के बाद बात खुल गई और वो टूट गया। उसने कहा कि सर मैं हॉकर हूँ, मैं इनके यहाँ रोज़ अखबार देने आता हूँ। मैं रोज़ की तरह सुबह भी इनके यहाँ अखबार देने आया
और बिल मैंने इनको दिया उस महीने का। और बिल अखबार का बिल ये हमेशा समय से चुका देती हैं। जब भी हम बिल देते हैं हमको वेट करने को कहती हैं और भीतर से लाके वो पैसा हमें दे देती हैं। इस बार उन्होंने बिल पकड़ा और बिल में उन्होंने कहा कि इस बार तुमने ये कैसे इतना पैसा लगा दिया, 3 दिन अखबार नहीं आया था, 2 दिन ये था, कुछ इस तरह की बातें हुई जिसमें उन्होंने इस पर आपत्ति की कि इसमें सारे दिनों का तुमने पैसा, जबकि इतने इतने दिन अखबार नहीं आया, मैं भी नोट करके रखती हूँ। इस बात में बहस बढ़ गई। वो मना करती रही कि मैं इतना पैसा काट के ही दूंगी, मैं पूरा पैसा नहीं दूंगी। इसी बात पे इसका ये कहना है, उन्होंने कुछ कह दिया, इसको चोर शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि तुम सब चोर होते हो, कुछ इस तरह की बात, छोटी मोटी बात ही थी, कोई बहुत ऐसी बहुत बड़ी बात उन्होंने नहीं की थी, बुजुर्ग महिला थी। लेकिन इस पे वो इसका ये कहना था राजकुमार कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनको धक्का दे दिया। धक्का देते ही डिसबैलेंस होकर वो गिर पड़ी और गिरते ही उनके सिर पे चोट लगी। पीछे एक कुर्सी का हत्था था, छोटी कुर्सी का कोई हत्था था, जिस पे उनका सिर का पिछला भाग पड़ा और ब्लीडिंग होने लगी। मैं घबरा गया, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने तुरंत दरवाजे को भिड़ा दिया और फिर वहाँ से मैं भाग गया। मैं फिर करीब 2 घंटे 2.5 घंटे बाद ये देखने के लिए आया कि पुलिस आई कि नहीं आई, ये देखने के लिए आया कि इसमें क्या हुआ, किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया। और जब देखा कि दरवाज़ा उसी तरह भिड़ा हुआ है तो फिर मैंने दरवाजे को खोल के जैसे ही झाँका तो इतना खून गिर चुका था कि मुझे ये तुरंत लग गया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। करीब 3 घंटे बाद तब उसने भाग के टेलीफोन किया। फिर उसके बाद जब पुलिस आई तो उनको बताना कि साहब मैं अखबार देने आया था और मैं साहब स्लिप देखिए इनके पास होगी, कहीं दे गया था। इन्होंने दोपहर में बुलाया था कि दोपहर में आके पैसा ले जाना। मैंने जैसे ही खोला वैसे ये इस स्थिति में मिली। बात बहुत छोटी सी है, घटना भी बहुत छोटी सी है, लेकिन किसी बड़े से रिलेटेड है घटना और हमारे पास कोई क्लू नहीं था। अगर श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने वो आर शब्द न दिया होता, र का शब्द न लिखा होता उस पर, तो पुलिस फिर वही होता कि किसी को भी कह के और उससे कहलवा के और फिर अपनी खाल बचाने के लिए पुलिस किसी न किसी को जेल भेज देती, लेकिन सही मुलजिम न होता वो। तो एक बहुत छोटी सी, दूसरी इससे ये है कि आपका छोटा से छोटा कर्मचारी है, अगर उसमें कप्तान साहब स्वयं रोज़ समीक्षा करते थे, एसपी ट्रांसगुमती साहब ने सारा काम छोड़ के सिर्फ ये क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, रोज़ शाम को टास्किंग होती थी। आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर रहा होगा जब ये बात उस समय के प्रधानमंत्री के पारिवारिक मित्र हों या परिवार से संबंधी हों, कोई हो, उनके साथ इस तरह की घटना हुई हो। कोई जगह हम लोगों ने नहीं छोड़ी। जो जो गैंग बताए गए उसमें तरह तरह की थ्योरी निकाली कि साहब इसको प्रधानमंत्री जी के किसी नज़दीकी को अगर मारा जाए या मार दिया जाए तो ज़्यादा हल्ला होगा, साहब ये फलाने पर इनको हटाने की साजिश हो सकती है, इनको परेशान करने की साजिश हो सकती है, या वो क्रिमिनल अचानक एक दिन सरेंडर करे, अपने आप को कहे, ताकि वो हाईलाइट हो जाए कि साहब मैंने प्रधानमंत्री जी के इस तरह से रिश्तेदार की हत्या की थी। तो बहुत ढेर सारी थ्योरी कि कौन ऐसा हो सकता है, किसको इस समय बहुत अपने नाम को आगे फैलाने की ज़रूरत है। तो इस तरह की बहुत ढेर सारी बातें हुई थी और बहुत ढेर सारी बातों पे उस समय चर्चा हुई थी। लेकिन एक बहुत छोटे से कर्मचारी हमारे सिपाही ने, जो थाने पर ही तैनात था और संभवतः जितना मुझे याद है वो थाने का मुंशी था, तो एक मुंशी ने ऐसे ही जब सब लोग परेशान हाल दिन भर वहीं पर बैठे हुए चाय पी रहे हैं और इनको वहाँ भेज रहे हैं, उनको वहाँ भेज रहे हैं, किसी ने याद दिलाया वो छूट गया, किसी ने याद दिलाया वो छूट गया, किसी ने कहा कि साहब हमें कल किसी ने एनोनिमस फ़ोन किया था कि रास्ते से उस दिन इतने बजे फलां 2 लोग मोटरसाइकिल पे जाते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह की जब घटना होती है और ये जब पब्लिक अपील की जाती है कि अपराधी के बारे में किसी को कोई सूचना हो तो फलां नंबर पर आप सूचना दे सकते हैं, आपका नाम पता गुप्त रखा जाएगा। इस तरह करके एक ऑफिशियल टाइप की सूचना हर घटना के बाद दी जाती है। तो जब 2 दिन तक नहीं पता लगा था तो ये फिर इस तरह की सूचना समाचार पत्रों में दी गई थी कि साहब, तो सैकड़ों फ़ोन आते थे
जिसकी जहाँ दुश्मनी हो, अपनी दुश्मनी भुनाने के लिए किसी का या तो नाम बता देगा या किसी का गाड़ी नंबर बता देगा। पुलिस उसको, उनका भी पर्पज़ यही होता था कि पुलिस ले जाएगी, कड़ाई करेगी, 2-4 थप्पड़ मारेगी, इसकी बदनामी होगी, मोहल्ले में बेइज्जती होगी, हमारा काम हो जाएगा। तो इस पर्पज़ से भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन बात कुछ और निकली। एक मुंशी, एक छोटे से अपने कर्मचारी सिपाही, जो सबसे बेसिक कड़ी है पुलिस की, उसकी एक छोटी सी बात पर कि साहब इस आदमी को नहीं देखा गया, जबकि नाम भी इसका राजकुमार है और इसी ने सबसे पहले सूचना भी दी थी। ऐसा लगता है कि इसी से रिलेटेड कोई बात है। आज बस इतना ही। कल और एक दूसरी घटना के साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।